तो 50% सोना और शेयर मार्केट में रिटर्न आपका माइनस में, तो क्या गोल्ड की तरफ आगे बढ़े? जिन्होंने ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट किया है, गोल्ड बाय किया है, उस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। क्या म्यूचुअल फंड से ऊपर आप गोल्ड को रखेंगे? सिल्वर अब नया गोल्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉपर नया गोल्ड है। सिल्वर को अब गोल्ड मेडल मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। सिल्वर का यूसेज बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में सिल्वर का एक महत्वपूर्ण रोल साबित हो गया है। तो मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न 15 साल में अगर सोने ने दिया, मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न बीते 2 साल में अगर सोने ने दिया जी, तो फिर आगे भी देगा। तो जब भी इतनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शेकअप होती है, पैसा गोल्ड की तरफ भागता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2026 में क्रैश हो सकता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मंदी की शुरुआत तो हो चुकी है, अमेरिका उसे छुपा रहा है। अगले 10 साल के विजन को देके आप एंटर कीजिए, और अगर आपके पास, आपके गोल के पास उतना होराइजन है, इट्स नॉट टू लेट। हम तो शेयर मार्केट में इसलिए जा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, हमारे पास छप्पर भाड़ पैसा आएगा। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि इसी के लिए हमने तो निवेश किया है जी, उसको फिर आप कैसे समझाते हैं? पहली बात कि उनका डिसीजन बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग रखनी पड़ेगी, उनको मार्केट के उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा। गोल्ड मुझे धीमे धीमे ही रिटर्न देगा, तो क्या मैं अपना ज्यादा पैसा सोने में डाल सकती हूँ और शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में? आप गोल्ड ETF खरीदें, गोल्ड फंड खरीदें, सिल्वर फंड खरीदें। इसके लिए आपको किसी फिजिकल स्टोर में जाके ब्रिक या बार या कॉइन खरीदने की जरूरत नहीं। कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं जी, तो मुझे कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए? मुझे किस एसेट पे कितना पैसा लगाना चाहिए? 1 लाख रुपए में आप 10,000 रुपये गोल्ड ETF, 5,000 रुपये सिल्वर ETF या सिल्वर फंड, बाकी का जो 85% है उसमें आप। अब हमें FD में पैसा नहीं रखना चाहिए, आप FD के सारे पैसे को डेट फंड में डाल दो। वो लोग जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी भी ज्वेलरी ही रखी हुई है गोल्ड के रूप में, वो कैसे, दूसरा तरीका है या दूसरा जरिया है गोल्ड में निवेश का? अब गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदिए। अब गोल्ड फंड भी आते हैं, सिल्वर फंड भी आते हैं। हाँ, उनको आप टच एंड फील नहीं कर सकते। जब आपको गोल्ड की ज़रूरत होगी तो ये गोल्ड ETF उसी प्राइस पे बिकेगा जो उस वक्त गोल्ड का प्राइस हो। अगले 2, 3, 4 सालों में आपको वो कौन से सेक्टर्स हैं जो लग रहा है कि बड़ा शानदार करने वाले हैं? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमेशा एक रोबस्ट सेक्टर। टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, IT हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, फार्मा एंड हेल्थ केयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी अच्छा है, रियल एस्टेट हो रहा है इतना अच्छा है। एक फंड है DSP मिड कैप 150 वैल्यू 50, बहुत अच्छा फंड है। एक ईडलवाइस का फंड है, ईडलवाइस निफ्टी 150 मोमेंटम 50। दोनों फंड की स्ट्रैटेजी अलग, एक वैल्यू पिक करता है, एक मोमेंटम पिक करता है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। अभी का जो मार्केट है मुझे लगता है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जिधर हम नजर घुमा कर देखते हैं वो सब हमें ऑल टाइम हाई दिखाई देता है। अब इसमें भी अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको सोने ने बीते 2 साल में शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है। हर कोई आपको कहता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, पर बीते 1-2 सालों में आपको ये समझ आता है कि म्यूचुअल फंड की जगह कहीं सोना और चांदी तो सही नहीं है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? गोल्ड भी ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है, और ऐसी कंडीशन में क्या अभी गोल्ड की तरफ आगे जाना चाहिए या उससे पीछे रहना चाहिए? हमें लगा कि जब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है तो राय लेने के लिए भी किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसके पास 1-2 साल का अनुभव ना हो, दशकों का अनुभव हो। और इसीलिए आज पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अमित कुकरेजा सर को।
मैं ये आपको बताऊं कि एक्सपर्टीज इनकी है जहां पर डबल इनकम होती है ना, डबल इनकम, डबल दिमाग, डबल झगड़े, सबकी अपनी अपनी राय, तो उन्हें ठीक करने और एक आम राय बनाने में एक्सपर्टीज है अमित सर की। पहले जी बिजनेस में इनके साथ शोज मैंने किया है, लेकिन पॉडकास्ट आज पहली बार करने जा रही हूँ। तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद है सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड प्लानर अमित कुकरेजा सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि जब मैंने डेटा देखा और चेक किया तो मैंने ये पाया कि 50% रिटर्न आपको गोल्ड दे रहा है लास्ट 1 ईयर में, और शेयर मार्केट तो लगभग बहुत सा उसमें ऐसे शेयर्स हैं जो नेगेटिव आपको इस समय रिटर्न दे रहे हैं। तो 50% सोना और शेयर मार्केट में रिटर्न आपका माइनस में, तो क्या गोल्ड की तरफ आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ना है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल वेलबींग का जो रीज़न है वो सिर्फ एक एसेट क्लास नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस हैं। ये तो चांस है कि हम पिछले 1 या 2 साल में हमने रैली देखी है गोल्ड एंड सिल्वर में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इन सब का रिटर्न एक मॉड्यूलेटेड, एक सिंप्लीफाइड रिटर्न होता है। बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज ऑफ चाइना यूएस इक्वेशन, देर आर कंट्रीज़ जिन्होंने ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट किया है, गोल्ड बाय किया है, उस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज़ हैं, तो मार्केट इंडिसेस ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, तो नेचुरली रिटर्न्स कम हो जाते हैं। जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी ग्लोबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, गोल्ड का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब हुआ गोल्ड में रैली हुई, क्योंकि बहुत अनसर्टेन थी कि होगा क्या, लोग सर्वाइव भी करेंगे कि नहीं। अगर लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तो कंपनीज कैसे चलेंगी, कंपनीज नहीं चलेंगी तो इंडेक्स कहाँ जाएगा। तो गोल्ड में लोगों ने पैसा लगाया, पैसा एक्यूमुलेट किया। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक लैंडस्केप स्टेबलाइज हुई, जब लगा कि कोविड चला गया है और ये डेल्टा वेव से पहले की बात है, तो गोल्ड का प्राइस, आप ग्राफ देखिए, अपने आप कम होना शुरू हो गया और फ्लैट हो गया। पूरे 1-2 साल तक वो फ्लैटिश रहा। जब भी ग्लोबल टेंशन होगा, ऑल्टरनेटिव एसेट्स में आपको स्पाइक या बुल रन दिखेगा। जैसे ही ग्लोबल टेंशन चला जाएगा, इकोनॉमिक सिचुएशंस, ग्लोबल रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज होंगी, गोल्ड अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन गोल्ड की अहमियत है पोर्टफोलियो में, जैसे फिक्स्ड इनकम की अहमियत है, हाँ। जैसे इक्विटी वैल्यूएशन की अहमियत है, जैसे कैश की अहमियत होती है, जैसे कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर है। तो ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना के रखते हैं कि कभी आपका पोर्टफोलियो गिरा तो नहीं, अगर गिरा तो ज़्यादा ना गिरा। तो इनको हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड और सिल्वर आपका हेज करेगा, और अगर गोल्ड एंड सिल्वर गिरेगा तो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम आपको हेज करेगा। ये आपने जितनी भी मुझे सिचुएशन बताई जिसके चलते गोल्ड प्राइस हमने लास्ट 1 ईयर में बढ़ते देखा है, वो तो फिर अभी भी है, और मेरे ख्याल से आगे 2-3 साल जितना समझ में आ रहा है कि वो रहेगी, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी गोल्ड में बढ़ी है बीते दिनों। तो वो भी ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद आगे भी जारी रहेगी। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपसे समझना चाहूँ, तो क्या म्यूचुअल फंड से ऊपर आप गोल्ड को रखेंगे? जी नहीं, गोल्ड को मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे को टैक्स एफिशिएंसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अच्छी मिलती है। पर गोल्ड मेरे लिए इस जंक्चर पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टैरिफ सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज नहीं हुई है। क्योंकि जो इंडिया जीएसटी के चेंजेस से जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, वो चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। बिजनेसेस हमारे इतने प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतनी पॉजिटिव नहीं रही हैं। जब तक कॉर्पोरेट अर्निंग्स सॉलिड नहीं आएंगी, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं आएंगी, तब तक इक्विटी मार्केट में आपको अपसाइड स्विंग नहीं मिलेगा। और जब तक टैरिफ सिचुएशन और पूरा ग्लोबल रिलेशनशिप नॉर्मलाइज नहीं होगा, तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में एक आपको अपसाइड स्विंग दिखता रहेगा। तो अगले 6 महीने से 1 साल तक मुझे लगता है द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। जब तक ये ट्रांजिशन स्टेट में न्यू नॉर्मल उभर के नहीं आता, जिसको हम बोलते हैं कि चेंजेस के बाद जब एक नई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाती, तब तक गोल्ड स्टेबलाइज नहीं होगा। तो गोल्ड सिल्वर की अहमियत है,
but as a balancer in your portfolio, not for ROI. ये बहुत एक टर्म में हाल फिलहाल के दिनों में सुन रही हूँ जो लोगों का कहना है कि सिल्वर अब नया गोल्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कॉपर नया गोल्ड है। तो आप भी क्या ऐसा देख पा रहे हैं कि सिल्वर को अब गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो आप भी क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिर्फ प्राइस पॉइंट की बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है। सिल्वर का यूसेज बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में सिल्वर का एक महत्वपूर्ण रोल साबित हो गया है, स्पेशली आफ्टर ग्रीन एनर्जी में सिल्वर की यूटिलाइजेशन है। तो जिस प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन सिल्वर को इन आइसोलेशन खरीदना इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंग। सिल्वर में आपको रैली मिल रही है, सिल्वर एक प्रेशियस मेटल या एक कीमती मेटल में आता है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो कभी गोल्ड बन सकता है। गोल्ड में ऑर्नामेंटल वैल्यू ज़्यादा है, सिल्वर में यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी वैल्यू ज़्यादा है। बस यही है। कॉपर तो एक नॉर्मल साधारण मेटल है, उसमें उसको एक्यूमुलेट करने का कोई रीज़न नहीं है। अगर आपको मेटल में कुछ एक्यूमुलेट ही करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई एक मेटल सेक्टर का फंड खरीदें, जहाँ फंड मैनेजर तय करेगा कि किस मेटल की कहाँ क्या खपत है और उस खपत से उसमें क्या अपसाइड मिलने वाला है, जो एक इन्वेस्टर को उसके पोर्टफोलियो में ROI जनरेट करने वाला है। ये दो मेटल ऐसे हैं कि इसमें स्टडी करने को ज़्यादा नहीं है, आप खाली टाइमिंग की कॉल ले रहे हैं। लेकिन स्टडी तो आप इक्विटी कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी है जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। और इक्विटी मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मतलब पैसे का बढ़ना जब आप सो रहे हैं। अपने वक्त से तो हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन हमें पैसा अब ऐसे कमाना है कि माई मनी इज़ वर्किंग फॉर मी। वो तभी हो सकता है जब मैं बिजनेसेस में पैसा लगाऊं। क्योंकि आपने इक्विटी की बात की, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि हमने पॉडकास्ट शुरू करने के पहले जब अमित सर के साथ बात की थी तो कुछ डेटा के ऊपर भी हमने चर्चा की थी, और ये डेटा आपकी तरफ से ही मुझे प्रोवाइड किया हुआ है सर, जिसमें आपने 2010 से 2025 तक का जी एक 15 ईयर जो कि लॉन्ग रन हो गया, तो जी। आपने वो डेटा प्रोवाइड किया, जिसमें जब मैं देख पा रही हूँ तो मुझे खुद समझ में आ रहा है जी। कि कैसे मुझे निफ्टी ने 10.25% ही दिया। बिल्कुल। 2010 से 2025 तक निफ्टी मुझे 10.25% दे रहा है बिल्कुल, रिटर्न। बिल्कुल। गोल्ड मुझे दे रहा है 13%, जी, सिल्वर मुझे दे रहा है तकरीबन 10%। 10%। जी तो मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न 15 साल में अगर सोने ने दिया, जी मुझे निफ्टी से ज्यादा रिटर्न बीते 2 साल में अगर सोने ने दिया, जी। तो फिर आगे भी देगा। देखिए, आपने एक स्टैटिस्टिकल स्नैपशॉट ब्रिंग अप किया और मैं इसके बहुत सारे पहलू डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, पिछले 15 साल में बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जिससे अनसर्टेनिटी बढ़ी और गोल्ड में वैल्यूएशन आई। 2010 का पीरियड जो था वो 2008 एंड 9 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन के बाद का रिकवरी पीरियड था। फिर हमारे इंडिया में डिफ़ॉल्ट्स हुए थे 2018-19 में, वहाँ से हम रिकवर हुए। फिर आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। तो जब भी इतनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी शेकअप होती है, पैसा गोल्ड की तरफ भागता है, क्योंकि लोगों का विश्वास, इन्वेस्टर का विश्वास बिजनेसेस से हटने लग जाता है। और बहुत सारा सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट होता है हमारे देश में। आज भी लोग फंडामेंटल्स कम स्टडी करते हैं, सेंटिमेंटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में ना बहुत लगाव है, रियल एस्टेट एंड गोल्ड, क्योंकि वो टैंजिबल है ना। आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप उसे पहन सकते हैं, आप उसे रख सकते हैं, आप उसे गिफ्ट दे सकते हैं। उसका एक अलग ही चमक है, राइट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स होती है, उसकी क्या चमक है, वो तो खाली आप लॉग इन करके देखते हैं। तो इसका एक साइकोलॉजिकल टैंजिबल पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन किसी भी 15 साल के पीरियड को आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। इसी 15 साल के स्केल को आप शिफ्ट कर दीजिए 2008 टू 2023 और शिफ्ट कर दीजिए 2005 टू 2020। हर 15 साल के स्केल में आपको कोई एक एसेट क्लास एज अ विनर दिखेगा, जो ज़रूरी नहीं है वो सेम हो जो गोल्ड है। तो आपको स्टडी एक 15 साल के पीरियड के अलावा उस 15 साल के पीरियड के कितने स्नैपशॉट्स आप ले रहे हो। जैसे एक मिंट न्यूज़पेपर में एनुअली 10 साल में कौन कौन सी एसेट क्लास विनर है, हर साल मिंट में पब्लिश होता है। कितनी बार इक्विटी निकला है, कितनी बार रियल एस्टेट निकला है, और गोल्ड भी निकला है 3 बार या 4 बार।
तो इट जस्ट हैपन्स टू बी वन ऑफ दोज टाइम्स वेयर गोल्ड हैज स्टूड आउट, बट द रीज़न इज मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, नथिंग एल्स। तो इस चीज़ को ये बात का लेबल देना कि गोल्ड इज़ द विनर एवरी टाइम, वो गलत होगा। लेकिन कोई भी विनर हो सकता है। अगले साल अब अगर हम वापस 15 साल का स्नैपशॉट लेंगे 2011 से 2026 तक का, हो सकता है कुछ और निकल आए। हम तो रियल एस्टेट का डेटा नहीं है हमारे पास, जो मैंने डेटा आपसे शेयर किया है। मे बी रियल एस्टेट हैज़ डन बेटर, क्योंकि 2010 में देयर वाज अ स्लम्प इन द रियल एस्टेट मार्केट। राइट। टुडे रियल एस्टेट इज एट इट्स पीक। मैं तो गुड़गांव, बैंगलोर, बॉम्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एडवाइजर ईदर, बट जितना मैं अपने क्लाइंट से सुनता हूँ वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, उसका डेटा नहीं मिलता है, इसलिए वो न्यूज़ में, एनालिटिक्स में आ नहीं पाता एज मच। सो कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा विनर नहीं रहती। हाँ. हमको इसलिए अपने बास्केट में सब रखना है, और अपने बास्केट में कोई ना कोई एक विनर हर साल निकलेगा, उसे देख के हमें खुश होना है, और कोई ना कोई एक पुअर परफॉर्मर भी निकलेगा, उसे देख के परेशान नहीं होना है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2026 में क्रैश हो सकता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि मंदी की शुरुआत तो हो चुकी है, अमेरिका उसे छुपा रहा है। एक डेटा मैंने जब देखा तो मैंने ये चेक किया कि अमेरिका में बहुत कंपनियां 2024 में दिवालिया हुई हैं। 2024 और 2025 में अमेरिका में दिवालिया होने वाली कंपनियों में 90% का इजाफा हुआ है 2023 से। अब पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या वाकई अमेरिका मंदी को छुपा रहा है, आपको लगता है? यूरोप में क्या मंदी आ चुकी है, आपको लगता है? उसका असर फिर क्या भारत पर होगा, आपको लगता है? इसका आप जो जवाब देंगे उस पर निर्धारित होगा कि मैं अगला सवाल क्या पूछती हूँ। इसका जवाब बहुत सिंपल है। हाँ. बाहर की दुनिया में कब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। बाहर की दुनिया बदलेगी, उस देश में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, उस देश में कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस लेवल पे कंपनीज को इम्पैक्ट कर रही है हमें नहीं पता। पब्लिक डेटा हमेशा कंप्लीट नहीं होता। देयर इज़ लॉट ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। तो अगर हम वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है से सोच के अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे तो हम कभी डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ खुद पे फोकस कर सकते हैं, हम सिर्फ इस बात पे नज़र रख सकते हैं कि बाहर तो उतार चढ़ाव होगा, राइट। हम ऑफिस जाएंगे तो ट्रैफिक तो मिलेगा, अगर वसंत कुंज में नहीं मिला तो धौला कुआं में मिलेगा, धौला कुआं में नहीं मिला तो महिपालपुर में मिलेगा, कहीं भी। तो हमें उस ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्लान लेके चलना है। तो ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपने गोल्स पे नज़र रखते हुए चलना है, और ये मान के चलना है कि अगर मेरे पास 5 साल का होराइज़न है, 10 साल का होराइज़न है, तो मैं कैसे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं कि इन उतार चढ़ाव के बाद भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। तो मेरा प्रोफेशन है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। मेरा प्रोफेशन ये नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और यूरोप में क्या हो रहा है उसको एंटिसिपेट करके आपका पोर्टफोलियो डिसीजन हो। मेरे पास बहुत डेटा है पिछले 30 साल का, इंडेक्स का, गोल्ड का, सिल्वर का, जो मुझे एक पैटर्न दिखाता है। उस पैटर्न को स्टडी करके मैं अगर आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करूं और आपके गोल्स को समझ के इस पैटर्न और उस गोल्स को मैरी कर दूं, तो मुझे बस सक्सेस मिल गई ना। मुझे आपके गोल तक पहुंचना है। बाहर जो होता रहेगा उससे अगर हम किसी तरह इंसुलेटेड रहें और अपने लक्ष्य पे पहुँचें तो आई थिंक वो हमें ज़्यादा खुशी देगा, रादर देन कि हम कितना करेक्ट थे अमेरिका को प्रिडिक्ट करने में या यूरोप को प्रिडिक्ट करने में। ठीक बात। मैं ऐसे बहुत से लोगों को अमित सर जानती हूँ जो मुझे बीते कुछ दिनों से ये बात कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, सोना हम खरीद नहीं पाए। वो ये कह रही हैं बहुत भारी मिस्टेक हो गई क्योंकि पहले तो किसी एक्सपर्ट ने हमें बताया नहीं कि जी गोल्ड ऊपर जाने वाला है, तो अब हम घबराए हुए हैं इसमें जाए या ना जाए। वहीं ऐसे बहुत से लोगों को मैं ये जानती हूँ जो ये कह रहे हैं कि मार्केट की तेजी देख के हम जो बीते 1 साल 2 साल में घुसे तो वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करें? बहुत सिंपल एडवाइस है, वो जिस टाइम फ्रेम को देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम से जूम आउट करें। मतलब कि उस टाइम फ्रेम को और बड़े टाइम फ्रेम में देखें। 4 साल की विंडो नहीं देखें, 10 साल की विंडो देखें, 20 साल की विंडो देखें, तो उनको ग्राफ ऊपर ही दिखेगा, राइट। तो अगर वो ये सोच के एंटर नहीं कर रहे हैं या वो
एंटर करके रिग्रेट कर रहे हैं, तो उनको ये बात अपने आप को याद दिलानी है कि कभी ना कभी तो एंट्री पॉइंट बनाना ही है ना। अगर 20 साल पहले किसी ने वो सोच के, उस वक्त वो भी वही सोचता था मार्केट पीक पे है 10,000 निफ्टी, अभी एंटर नहीं करना चाहिए, आज निफ्टी 26,000 पे है, राइट? तो वो भी एंटर हुए। तो आपने पौधा लगाया है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। टैक्टिकल रिटर्न के पीछे न जाएं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न के पीछे जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ही पैसिव एंड बहुत ही बोरिंग चीज़ है। तो इसमें आपको उत्साह, एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। जितना बोरिंग उतना अच्छा, जितना कैपिटल प्रोटेक्शन वाला इन्वेस्टमेंट, जितना टैक्स एफिशिएंसी वाला इन्वेस्टमेंट, हाँ। वो उतना अच्छा। तो आप पैटर्न देखें और कूद जाएं, आपको इसी पैटर्न का आगे भी रेप्लिकेशन मिलेगा। वाई? आई टेल यू वाई। वी आर अ वेरी प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। GDP number 4, GDP growth wise, we will be GDP growth wise number 3 in another 2 to 3 years, maybe 4 years. Third GDP growth wise बनना US, China, India, मतलब कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही हैं हमको विकसित भारत वाले स्टेटस को लेने के लिए, वो पॉलिसीज़ सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट करती है, वो है ग्रोथ। अगर आप अभी नहीं कूदेंगे तो आप रिग्रेट करेंगे। तो अभी इस छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को ना देखें, अगले 10 साल के विजन को देखें, आप एंटर कीजिए। और अगर आपके पास, आपके गोल के पास उतना होराइजन है, इट्स नॉट टू लेट, यू शुड स्टार्ट राइट अवे। आपकी ये जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि स्लो एंड स्टेडी वाला हाल होगा, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन मैंने ज़्यादातर ये पाया है कि व्यूअर्स ये जानना और समझना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं उससे तो फिर हम मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। व्यूअर ये जानना चाहता है कि हम तो शेयर मार्केट में इसलिए जा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, हमारे पास छप्पर भाड़ पैसा आएगा। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि इसी के लिए हमने तो निवेश किया है जी, उसको फिर आप कैसे समझाते हैं? हमें व्यूअर का डेटा स्टडी करना है। देखिए, व्यूअर का एज क्या है, Gen X, Gen Y, Gen Z, राइट? एक एज ग्रुप की नॉर्मल डिज़ायर होती है कि पैसे को कैसे ग्रो किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी ये सोच रहा है कि वो खुद ज़्यादा पैसा बना लेगा, वो शायद एक मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसके अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उसके अपने बायसेस होते हैं। मेरे भी हैं, मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वैलिडेट करता हूँ, मेरा भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, मैं उनसे पूछ के अपने डिसीजंस लेता हूँ। तो व्यूअर को ये समझना है, पहली बात कि उनका डिसीजन बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग रखनी पड़ेगी, उनको मार्केट के उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ेगा और उनको टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट स्पैन में वो ज़्यादा से ज़्यादा ROI नहीं कमा सकते, तो बेहतर है कि इन्वेस्ट करें और वो उस चीज़ पे फोकस करें जिसके लिए वो अपने आप को बहुत स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट समझते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट्स की अगर स्किल है तो आप प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन जाइए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना बनाना बहुत आसान है, तो आप एक भ्रम में हैं, क्योंकि आपकी जो काबिलियत है आप अपने काबिलियत पे फोकस रखिए और इन्वेस्टिंग करके लेट टाइम डू द मैजिक फॉर यू। मैं क्योंकि आगे कंपाउंडिंग के बारे में आपसे पूछूं और हम गोल्ड रिलेटेड कैसे इन्वेस्टमेंट करना है उस पे मैं आगे पूछ लूँ, लेकिन एक मेरा गोल्ड को ही लेके एक और सवाल है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर क्रैश आया, नहीं भी आया, मार्केट का करेक्शन हुआ, मैं क्रैश वर्ड नहीं यूज़ करती हूँ, तो 50% करेक्शन को हम एक बहुत अच्छा करेक्शन मानते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि लॉन्ग रन में गोल्ड या सिल्वर एक बार बढ़ गया तो फिर 15, 20, 25% तो करेक्शन नहीं आता है उसमें यूजुअली। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहती और मुझे ये मालूम है कि गोल्ड मुझे धीमे धीमे ही रिटर्न देगा, बट मुझे जो रिटर्न देगा उसमें डाउनफॉल बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई देगा, तो क्या मैं अपना ज़्यादा पैसा सोने में डाल सकती हूँ और शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में मैं भविष्य की खबरों को देखते हुए थोड़ा कम पैसा डालूं क्या? इसका आंसर देने के लिए मुझे बहुत सारे पहलू टच करने पड़ेंगे। पहला,
आपका फोकस आपके गोल पे होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ। उस गोल के लिए हमारे पास कितना टाइम है उस पे होना चाहिए। जब हमारे पास गोल की क्लैरिटी है, टाइम की क्लैरिटी है, तो मैं उस गोल पे पहुंचने के लिए मेरा पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर, मतलब उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स, एफडीज, वो होना चाहिए। जब आपने पूरा उसका कॉम्पोजिशन बना लिया, होराइजन क्लियर कर दिया और गोल क्लियर है, तो आपकी ये बात इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी आप ये सोच रहे हैं कि क्रैश होगा, कब होगा आपको पता नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर उतना नहीं गिरेगा, हाँ। पर कब गिरेगा आपको पता नहीं, राइट। तो जब आपको टाइमिंग की सर्टेनिटी नहीं है, टाइमिंग मतलब कि ये घटना कब घट सकती है, उसकी रेमेडी, उसका सोल्यूशन होता है कि आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहें। जो भी गिरेगा आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिलेगी, जो भी बढ़ेगा आपको कम यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो आप टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस ना लें, क्योंकि उसमें जैसे ही ये आएगा कि 6 महीने में क्या होगा या 1 साल में क्या होगा, मोस्ट लाइकली आप फेल हो जाएंगे क्योंकि वो टाइमिंग गलत होगी। तो इसको काउंटर करने के लिए आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी है। आई विल यूज़ अ बोरिंग टर्म जो हमारी ऑडियंस को बड़ा कॉमनली पता है, SIP। SIP क्या होता है, मैं बोलूँगा आप स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट अपना करते रहें। आप गोल्ड ETF खरीदें, गोल्ड फंड खरीदें, सिल्वर फंड खरीदें। इसके लिए आपको किसी फिजिकल स्टोर में जाके ब्रिक या बार या कॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियल एसेट फॉर्म में गोल्ड हो गया, फिनेंशियल एसेट फॉर्म में सिल्वर हो गया, म्यूचुअल फंड्स खरीदिए। आपका रिस्क ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप खरीदिए, मिड कैप खरीदिए, फ्लेक्सी कैप खरीदिए। आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स में रहिए, बैलेंस एडवांटेज में रहिए, मल्टी एसेट में रहिए। फिनेंशियल एसेट्स में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इतनी सारी चॉइसेस हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे, वो पॉसिबल नहीं है। यू विल रीच योर गोल। वी हैव सो मेनी चॉइसेस इन एवरी एसेट क्लास। वी हैव बिकम सच अ वंडरफुल इकोनॉमी फॉर इन्वेस्टर कि इससे ज़्यादा आसान माहौल और एनवायरनमेंट तो कभी था ही नहीं। 500 रुपए की सिप हो जाती है, आपको पता है। ठीक मतलब अगर कोई लोअर क्लास का इंडिविजुअल है, ऑटो ड्राइवर या कोई भी इंसान जो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं है, वो सिंपल इंडेक्स फंड खरीद सकता है 500 रुपये में। 500 रुपये सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हो जाता है। तो आप गोल, एसेट एलोकेशन पे फोकस रखें, टाइमिंग पे ध्यान न दें, टाइम इन द मार्केट पे फोकस रहें, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। एंड what should matter to you, as I said, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, कि मैं जिस वक्त अपने गोल पे पहुंचना चाहती थी मेरा गोल पहुंच गया। मैं एक बहुत सिंपल एनालॉजी देता हूँ बहुत जगह, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अ कार। आप गाड़ी में बैठे, आपको कसौली जाना है, राइट। आपका लक्ष्य क्या है, कसौली पहुंचना। कसौली पहुंचते पहुंचते अगर मेरे को अपनी गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिल गई तो मैं बहुत खुश हूँ ना, ठीक है। अब अगर आप बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे को थोड़ी एडवेंचरस राइड चाहिए, थोड़ा बम्पी रोड पे चलो, हाईवे पे मत चलो, स्मूथ नहीं चलो, तो ऑब्वियसली आपकी माइलेज ख़राब होगी। बम्पी राइड पे ब्रेक्स लगेंगे, स्पीड होगी, फिर स्लो डाउन होगी, रास्ता बंद मिलेगा, तो माइलेज ख़राब होगी। बट कसौली आप तब भी पहुंच सकते हैं, कसौली आप हाईवे से भी पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली आपको खुशी कसौली पहुंचने में होगी, माइलेज से नहीं होगी। माइलेज इज़ लाइक अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर जर्नी। कि अरे मेरे को 18 की एवरेज मिल गई या 20 की एवरेज मिल गई, नॉट बैड यार, आई एन्जॉयड। या एडवेंचरस ट्रैक लिया तो हमें एडवेंचरस ट्रैक मिल गया, लेकिन माइलेज हमें 20 का मिला या 12 का मिला या 13 का मिला। बट असली हैप्पीनेस you will get by reaching Kasoli. So similarly, you will be more happy when you reach your financial goal. ROI तो बीच में आता जाता ऊपर नीचे रहेगा, जिसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है। इसी को कहते हैं ability to embrace volatility. So give yourself time and embrace volatility, but stay disciplined, stay committed to your goal, and do the periodic reviews and changes as required. Ultimately, that will give you happiness. मुझे फिर आप ये भी बताइए कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं जी, तो मुझे कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए, मुझे किस एसेट पे कितना पैसा लगाना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए। वो तो मैं समझती हूँ कि आप लोग अलग अलग पर्सनलाइज्ड वो एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, पर एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है। समय कितना है आपके पास?
10 साल 10 आराम साल से। बहुत अच्छा टाइम है। हाँ। बहुत अच्छा। 1 लाख रुपए में आप 10,000 रुपये गोल्ड ETF, 5,000 रुपये सिल्वर ETF या सिल्वर फंड, 15%। बाकी का जो 85% है उसमें आप, अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो मैं बोलूँगा 25% आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड रखिए, प्लेन इंडेक्स, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड रख लीजिए। तो ये आपका हो गया 40%। बचा 60%। इस 60% को आप क्लियरली 2 या 3 कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। स्मॉल कैप का मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप के रिटर्न्स को मैंने देखा मिड कैप बड़ा इजीली आउट परफॉर्म कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स। फ्लेक्सी कैप में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि जो फंड मैनेजर होता है वो हम सबसे बहुत ही समझदार और काबिल इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो अपने आप एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप की करते रहते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो में अल्फा बना रहे। तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप का आप कोई कॉम्बिनेशन बना लीजिए। लार्ज कैप और लार्ज कैप का आप कोर पोर्टफोलियो हो गया, बाकी आपका गोल्ड एंड सिल्वर टू हेज द पोर्टफोलियो हो गया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ और ऐड करना चाहिए, और बस पीरियोडिक रिव्यूज़, फंड परफॉर्मेंस चेंजेस, पूरा टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो बन जाता है। अब मेरे पास 10 साल नहीं है, जी। मेरे पास 5 साल है, ठीक है। तो अब कितना चेंज आएगा? आप सिंपल है, इस 5 साल के चेंज में आप अपना गोल्ड एंड सिल्वर एलोकेशन सेम रखिए, लार्ज कैप एलोकेशन सेम रखिए, सॉरी लार्ज कैप एलोकेशन आप बढ़ा सकते हैं। एक कैटेगरी होती है मल्टी एसेट फंड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड। मैं बोलूँगा लार्ज कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मल्टी एसेट फंड एंड गोल्ड एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। 5 साल इज़ अ डिसेंट होराइजन जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसमें मिड कैप ऐड ना करें और फ्लेक्सी कैप ऐड ना करें और मल्टी कैप ऐड ना करें। ऑल राइट। अब मेरा अगला सवाल स्मॉल कैप को लेके है, जी। क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि स्मॉल कैप आपको 15% रिटर्न भी दे सकता है, बिल्कुल। 18% रिटर्न भी दे सकता है, बस उसमें रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। अब अगर ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए जी। इन्वेस्ट करना चाहूँ, मैं नहीं शॉर्ट टर्म में कर रही हूँ क्योंकि स्मॉल कैप में मुझे नुकसान हो सकता है, जी। पर अगर मैंने 8 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो क्या मुझे लार्ज कैप से ज्यादा पैसा मिलेगा? क्योंकि लार्ज कैप भी आपने लॉन्ग रन के लिए ही बताया। जी। अब मैं स्मॉल कैप में ही पैसा डाल दूं जी। तो क्या मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा क्या? देखिए, आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जो भी मैंने पिछले 2 साल में एनालिसिस की है, 8 साल का पीरियड या 10 साल का पीरियड, मैंने देखा है कि मिड कैप ने भी मोर और लेस उतना दिया है या कभी कभी ज़्यादा दिया है, फ्लेक्सी कैप ने भी ज़्यादा दिया है या उतना दिया है। तो अगर मैं रिस्क को मिटिगेट करके उतना ही रिटर्न ले सकता हूँ तो फिर मैं स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि मुझे पता है अगर वो +20 देगा ना तो वो -15 पे भी जा सकता है। फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में मेरे पास रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है। हाँ। वहाँ मेरा फॉल कम होगा। तो हमको क्या करना होता है, गोल से 2 साल पहले इक्विटी से पैसे निकालने होते हैं, क्योंकि अगर लास्ट ईयर जब आपको पैसा चाहिए उस वक्त वॉलेटिलिटी हो गई तो आपके काफ़ी रिटर्न कम हो सकते हैं। तो विड्रॉल की भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपको पैसा 10 साल बाद चाहिए तो उसके 2 साल पहले आप उस पैसे को धीरे धीरे फिक्स्ड इनकम की तरफ या आर्बिट्राज की तरफ मूव करें, ताकि आपकी जो अप्रिसिएटेड कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो उस स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल प्लान में स्मॉल कैप आपको थोड़ा ज़्यादा डेंट दे सकता है, लेकिन फ्लेक्सी कैप, मिड कैप आपको प्रोटेक्टेड रख सकता है। विड्रॉल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, मुझे बहुत से एक्सपर्ट ऐसे पे मिले जिन्होंने ये कहा कि अब हमें एफडी में पैसा नहीं रखना चाहिए, आप एफडी के सारे पैसे को डेट फंड में डाल दो। आप इसके पक्षधर हैं? बिल्कुल। मेरे लिए डेट फंड इसलिए बेटर है क्योंकि डेट फंड मेरे को एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे देता है जनरली, और उसमें AAA क्वालिटी के अगर पेपर्स होते हैं तो रिटर्न अच्छा मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन है तो डेट फंड में मेरे को, हालांकि दोनों की अर्नड इनकम टैक्सेबल रेट सेम है, लेकिन अगर आपने कहीं किसी और म्यूचुअल फंड में कैपिटल लॉस कर दिया फॉर एनी रीज़न, गॉड फॉरबिड आपको कहीं से विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई और वहाँ पे कैपिटल लॉस हो गया, और डेट फंड में कैपिटल गेन है, तो आप उस लॉस को इस गेन से ऑफसेट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। एफडी में नहीं है। ठीक है, एफडी में तो सीधे TDS कट जाएगा और आपको वो टैक्स रेट पे टैक्स देना पड़ेगा।
तो अगर मेरे को टैक्स पे करने की लायबिलिटी को रिड्यूस करने का ऑप्शन है तो मैं वही करूँगा। दूसरा, मुझे डेट फंड में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ज़रूरत मेरी 3 लाख की है, तो मैं आराम से 3 लाख के रिडेम्पशन डाल सकता हूँ। राइट। लेकिन एफडी में आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी, वो पेनल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपका अगर वो 6.5% की लॉक्ड इन एफडी है तो 5.5 मिला, 5.5 में आपका 30-40% जो आपका टैक्स स्लैब है वो चला गया, आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया। तो पार्शियल विड्रॉल, टैक्स एफिशिएंसी, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू ऑफसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विद अ कैपिटल गेन, ये सारी चीज़ें आपको डेट फंड में मिलती है। आर्बिट्राज फंड भी है जो इक्विटी ओरिएंटेड है, उसमें टैक्सेशन इक्विटी वाला लगता है, बट वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है कंपेयर टू डेट फंड। तो कैपिटल मार्केट्स में शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए अब आपके पास और अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो एफडी को बहुत इजीली बीट करते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं रिटर्न्स के मामले में। तो फिर एफडी किसके लिए है? कौन पैसा डाले एफडी में? जो नया इन्वेस्टर है उसके लिए, जिसने अभी अभी पैसा सेव करना शुरू किया उसके लिए, जो सीनियर सिटीज़न है जिसको म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आते उसके लिए, जो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है उसके लिए, जो एक बिगिनर है जिसको 3 महीने में वो पैसा चाहिए, कोई शादी करनी है या गाड़ी खरीदनी है उसके लिए। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म इमीडिएट टर्म गोल्स हैं जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में जाने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर नहीं बन जाते। ठीक है। एफडी का भी एक अपना महत्व है एक पोर्टफोलियो में। मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ उन मंत्रास के बारे में जिनको अगर मैंने यूज़ किया तो मैं वेल्दी बन सकती हूँ, क्योंकि जी। मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर जो हम में से लोग हैं जी, उन्हें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये तो मालूम होता है, लेकिन हमारे पास कोई गुरु नहीं होता है, क्योंकि मंत्र तो आपको गुरु ही देता है ना, फिर उसी की चैंटिंग करके और वो सिद्ध हो जाता है और फिर उसके बाद आपका भला होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हमारे सामने गुरु बैठे हैं तो हम फिर वो मंत्रा जानना चाहते हैं। क्योंकि 2026 आने वाला है तो मैं 6 मंत्रा ले रही हूँ। अब 2027 में जब हम बैठेंगे तो फिर मैं 7 मंत्रा लूंगी, पर अभी 6 मंत्रा। ठीक है। तो पहला रूल मैं ये बोलूँगा कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन पैसा बनता कैसे है? समय से। आप जॉब करते हैं या मैं जॉब करता था, तो जब मैं जॉब करता था तो मैं क्या देता था? अपना समय, और मुझे क्या मिलता था? पैसा। पैसे, हाँ। तो मेरा समय मेरा पैसा था, लेकिन आपको अपनी लाइफ में जल्दी से वहाँ पहुँचना है जहाँ आपका पैसा और बना है। अभी आपका समय आपको पैसा कमा के दे रहा है। एक वक्त आएगा जब आपके पास इतना पैसा होगा तब आपका पैसा आपको पैसा कमा के देगा। करेक्ट? तो आपको जल्दी से उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए अपने समय से कि मैं पैसा बना लूं और वो पैसा फिर और मनी को अट्रैक्ट करे और वो कंपाउंडिंग करे। इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आप 24 साल के हैं अगर, तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना पहला करोड़ बना लें। अच्छा। SIP करके। हाँ। तो हम मान लेते हैं कि आप करियर बिगनर हैं, 40 में आपने 1 करोड़ बना लिया और 12% की बहुत ही एवरेज रिटर्न अगर आपकी कंपाउंडिंग होती है तो 12% का रिटर्न वाला पैसा 6 साल में डबल हो जाता है। आपने 40 तक 1 करोड़ बनाया, 46 में वो 2 करोड़ हो गया, 52 में वो 4 करोड़ हो गया, 58 में 8 करोड़ हो गया, 64 में वो 16 करोड़ हो गया। आपने सिर्फ 40 साल तक वो पैसा लगाया, उसके बाद आपने कोई SIP नहीं की, लेकिन 40 के बाद वो पैसा ही अपने आप को बना रहा है। तो हमें जल्दी से जल्दी उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए व्हेन माय मनी स्टार्ट्स टू वर्क फॉर मी। पर शुरुआत वहीं से होती है, आई एम वर्किंग फॉर मनी। भाई करियर स्टार्ट किया है, पैसे कमाने हैं, फिर पैसे बचाने हैं और पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो जितना रेगुलरली आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डिसिप्लिन से अपना SIP फॉलो करेंगे, आप उस माइलस्टोन पे पहुंचेंगे। उस माइलस्टोन के बाद आपको पैसा नहीं लगाना है, वही अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा। आपको शायद विड्रॉ भी नहीं करना है, क्योंकि उस माइलस्टोन के बाद आपकी जो सेविंग्स हैं आप स्पेंड करो, बट उस वाले पैसे को, इकट्ठे रखे हुए पैसे को छोड़ दो। हाँ। तो इसलिए कहते हैं द साइन ऑफ ट्रू वेल्थ इज जब आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और जब इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न लगता है तो फिर वो 8th वंडर हो जाता है। 12% क्या 13%, 14% होगा तो 6 के बजाय 5 या 4 में डबल होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। तो गेट टू दैट स्टेज वेयर योर मनी इज वर्किंग फॉर यू,
get to that stage where power of compounding has become your favorable catalyst for you. And be disciplined, okay, embrace volatility. स्टडी लाइन के लिए तो एफडी है 6%, 6.5%, लेकिन हायर रिटर्न्स के लिए आपको रिस्क एम्ब्रेस करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी विटनेस करनी पड़ेगी और अपने पोर्टफोलियो को बना के रखना पड़ेगा। लास्टली मैं ये बोलूँगा, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ कि कितने मंत्र हो गए। मैं भी भूल गई। हाँ, मैं मंत्र मुग्ध हो गई आपकी बातों में। थैंक यू इसलिए मैं भूल गई, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी अच्छी लगी होगी, कि ये 1 करोड़ तक पहुंचने का जो टारगेट आपको दिया है अमित सर ने, वो 25 से 40 तक का दिया है। 15 साल तो आई एम श्योर शुरू में 4-5 साल लोग स्ट्रगल करते हैं, पर इतना लंबा टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, तो ये आसान है, मैं ये मानती हूँ। मेरे व्यूवर्स बाकी कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या ये आसान है या नहीं। जी सर, ये बहुत आसान है। हाँ। और हम जिस इकोनॉमी में बैठे हैं, दिस इकोनॉमी इज गोइंग टू बी द रोल मॉडल इन्वेस्टर इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, ये मैं बोल सकता हूँ। 3-4 चीज़ें और हैं। पहला, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। पूरा मनी बिहेवियर ग्रीड एंड फियर से चलता है, तो यू हैव टू बी वेरी कन्विंस्ड विद योर डिसीशंस। आप कन्विंस कम होगे जब आप डेटा को एनालाइज करोगे, या तो आप खुद डेटा को एनालाइज कीजिए या किसी एक्सपर्ट का साथ लेके डेटा एनालाइज करके आप इन्वेस्टिंग जर्नी में जाइए। तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि आपको गोल बेस्ड रखना है। आप सिंपल सा गोल बनाइए, 15 साल में 1 करोड़, 8 साल में घर, 5 साल में 4 कंट्रीज़ को ट्रैवल करना, 3 साल में गाड़ी। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे और हर गोल के लिए एसेट एलोकेशन रखेंगे, तो आप सारे गोल तक पहुंच जाएंगे। हर गोल में बेस्ड ऑन टाइम आपको रिस्क फैक्टर को एडजस्ट करना होगा। जितना गोल नज़दीक उतना रिस्क कम, जितना गोल दूर उतना रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए, रेगुलरली इन्वेस्टिंग करिए, इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपना 1 करोड़ बनाइए। उस स्टेज पे पहुंचिए जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप पैसे के लिए काम न करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए और एम्ब्रेस कीजिए। 2 और चीज़ें हैं, हमेशा बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए। जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक चलते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो सो रहा हूँ लेकिन वो बिजनेस तो चल रहा है, उनकी लीडरशिप उसको चला रही है, और बिजनेस अगर चल रहा है तो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रही है तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मैं कंपनी के और कंट्री के टॉप 50 कंपनीज, जिसको हम बोलते हैं लार्ज कैप इंडेक्स, जो हमारी रनिंग इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, मैं बिजनेस 50 कंपनीज के इंडेक्स में अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, और बिजनेस हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगा। लास्टली, अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आप सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज में आ गए हैं कि अब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है, अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, मनी इज़ वर्किंग फॉर यू, तब आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? तब मैं बोलूँगा आप दुनिया को या समाज को वो सर्विस या वो प्रोडक्ट दीजिए जो उनकी ज़रूरत है, जो किसी और ने अभी तक नहीं दी है। तो अगर दुनिया में आप वो सर्विस दे रहे हैं जो उनकी नीड है, तो वो आपको बेइंतहा पैसा देगा, और अगर आपके कंपटीशन में कोई नहीं है तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन गिविंग बैक टू सोसाइटी समथिंग दैट द सोसाइटी नीड्स, one is giving back to society what you're doing out of care, out of compassion. The other one is what you're giving back to society out of service and a product that the society needs. हाँ. There's no looking back. You can make so much money while your money is working for you. हाँ. This thing will also start attracting more money in your life, which you can add to your portfolio that will further work for you. और इतनी शानदार राय जो आपको मिल रही है, मुझे लगता है आज के पहले आपको किसी ने दी नहीं है, तो आप फटाफट से पहले लाइक कीजिए पॉडकास्ट को। और अमित सर के साथ कोई भी आपका सवाल अगर है जो मेरा पूछने से रह गया है, क्योंकि मेरी भी लिमिटेशन है ना सर, बहुत से लोग हैं उनका दिमाग बहुत उल्टा चलता है, तो वो उल्टे वाले सवाल भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो सर से जरूर मैं उल्टे सवालों का भी सीधा ही जवाब दूंगा, तो आप प्लीज उल्टे सवाल भी भेजिए। ठीक है सर। अब मैं उन महिलाओं के लिए आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अभी भी मैं ऐसी लेडीज़ को देखती हूँ जो गोल्ड में निवेश करती हैं सिर्फ और सिर्फ
ऑर्नामेंट्स लेने के लिए। उसके जी। पीछे रीजन ये है कि वो फ्लॉन्ट भी कर लेती हैं जी और उनको लगता है कि ये उनका इन्वेस्टमेंट है। जी। आप जब उनसे पूछेंगे तो उन्होंने गोल्ड ईटीएफ सुना जरूर है, लेकिन वो जानते नहीं है कि उन्हें इन्वेस्ट करना कैसे है। जी मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत आसान भाषा में समझाएं जी। वो लोग जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अभी भी ज्वेलरी ही रखी हुई है गोल्ड के रूप में, वो कैसे दूसरा तरीका है या दूसरा जरिया है गोल्ड में निवेश का, वो आप समझाएं। जी, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और बना देता हूँ। 2 या 3 कैटेगरीज की लेडीज़ हैं जो मैंने अपने इंटरेक्शन में देखा है। कोई लेडी हैं जो डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनकी जो भी पॉकेट मनी है या सेविंग्स है उन्होंने ज्वेलरी खरीदी हुई है। कुछ लेडीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, तो वो समझती हैं कि सब कुछ गोल्ड में नहीं लगाना चाहिए। कुछ लेडीज़ हैं जो दोनों कैटेगरी में, लेकिन वो सिर्फ गोल्ड ऑर्नामेंट्स को बाय करने में बिलीव करते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनना चाहती है। तो पहली बात तो आप अपने बच्चों से पूछिए, अगर उनको ऑर्नामेंट्स की ज़रूरत है तो रखें, नहीं तो नहीं रखें। जो आपको ज़रूरत है आप अपने लिए रखिए, लेकिन आप अपने बच्चों के बारे में या उनको सोचते हुए गोल्ड इकट्ठा करना बंद कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको फिर भी गोल्ड के लिए फैसिनेशन है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदिए। मैं तो कह रहा हूँ आप ईटीएफ भी मत खरीदिए, क्योंकि ईटीएफ मतलब आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट की सर्विस फी देनी है। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप लार्ज कैप फंड खरीदिए, इंडेक्स फंड खरीदिए, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट फंड खरीदिए। अब गोल्ड फंड भी आते हैं, सिल्वर फंड भी आते हैं। हाँ, उनको आप टच एंड फील नहीं कर सकते, वो आपको गोल्ड और सोने और चांदी वाली फीलिंग नहीं देंगे, लेकिन सोने और चांदी वाली इकोनॉमिक वैल्यू देंगे आपके पोर्टफोलियो में, हेज देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। तो अगर आप गोल्ड के शौकीन हैं लेकिन गोल्ड की एसेट फॉर्म को फिनेंशियल एसेट फॉर्म में रख सकते हैं, तो आप गोल्ड फंड खरीदिए म्यूचुअल फंड में, या फिर गोल्ड ईटीएफ खरीदिए डीमैट अकाउंट में। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स गोल्ड ईटीएफ के भी खरीद सकते हैं। रेगुलरली खरीदिए, टाइमिंग मत कीजिए, हर महीने खरीद लीजिए 10,000 रुपये या 5,000 रुपये का गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड या सिल्वर म्यूचुअल फंड। तो आप इस तरह गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? 10 साल के बाद जब आप गोल्ड बेचेंगे या उस गोल्ड जब आपको गोल्ड की ज़रूरत होगी, तो ये गोल्ड ईटीएफ उसी प्राइस पे बिकेगा जो उस वक्त गोल्ड का प्राइस होगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मैंने गोल्ड की रैली मिस कर दी। आज अगर 1,40,000 रुपये गोल्ड है हाइपोथेटिकली, और 10 साल के बाद वो 14 लाख है सपोज, तो आज का ख़रीदा हुआ ईटीएफ 10 साल के बाद जो गोल्ड का प्राइस होगा आपको उतनी ही वैल्यू देगा। तो आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि गोल्ड को स्टोर करने का खर्चा नहीं रखना पड़ा, लॉकर का रेंटल नहीं रखना पड़ा, मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ा, और मुझे गोल्ड उसी वैल्यू उतनी ही क्वांटिटी में मिल गया जो मैंने तब खरीदा था। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ और अगर मैं फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में आपका फेवरेट क्या है? गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड? बिल्कुल। क्यों? गोल्ड फंड इजी है, सिंपल है। मेरे पास दूसरे गोल्ड फंड्स हैं जिनसे मैं उसकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकता हूँ, एक्सपेंस रेशियो कम कर सकता हूँ। मेरा एक सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में गोल्ड फंड दिखता है। डीमैट में जाऊंगा ईटीएफ देखने के लिए मुझे एक सेपरेट लॉगिन देखना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के लिए सेपरेट। तो अगर मुझे कंसोलिडेटेड स्नैपशॉट चाहिए और कन्वीनियंस चाहिए, सिप की रेगुलरिटी चाहिए, परफॉर्मेंस की इजी असेसमेंट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, तो मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदूंगा। ठीक है। ये भी जो कंफ्यूजन था मुझे लगता है वो दूर हुआ है आपका, तो इसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप फटाफट से इसे लाइक भी कीजिए, बाकी लोगों तक भी बताइए कि आमिर सर की जो फेवरेट चॉइस है वो गोल्ड फंड है, ईटीएफ नहीं है। मुझे आप इसके साथ ये भी समझाइए सर कि आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 10 से 15% हमें गोल्ड रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्या कभी ये राय आपकी बदलती भी है? मतलब क्या 2015 में ये राय आपकी अलग थी, 20 में क्या बदल गई, 25 में मैं पूछ रही हूँ, तो क्या ये 10 से 15% है, और क्या आने वाले और समय में इसमें तब्दीली हो जाएगी या ये कांस्टेंट रहता है? नहीं, ये बदलता है। हम सब बदलते हैं, हम सब प्रोफेशनली एनहांस होते हैं। 2015 में जो मेरी रिकमेंडेशंस होती थी 5% गोल्ड ओनली इन योर पोर्टफोलियो।
2020 में मेरी रिकमेंडेशन चेंज हो गई 10% गोल्ड ओनली, नो मोर देन 10%। 2015 में था नो मोर देन 5%, क्योंकि उस वक्त गोल्ड के रिटर्न्स इतने इम्प्रेसिव नहीं थे। हाँ। आज मैं अप टू 15% बोलता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर पे कॉम्बिनेशन। जैसे समय बदला है वैसे इन एसेट क्लासेस ने परफॉर्मेंस भी बदली है, और हमारी विजडम इसी में ही है कि हम डेटा को एनालाइज करके अपने डिसीशंस लें। हो सकता है 2030 में आप और मैं पॉडकास्ट करें, मैं आपको बोल दूं गोल्ड 0 होना चाहिए या गोल्ड 30% होना चाहिए। हाँ। वी विल सी हाउ टाइम अनफोल्ड्स, क्योंकि बदलते वक्त में हमें कौन सा रास्ता हमारे लक्ष्य के पास जल्दी लेके जा रहा है, हमें तो उससे मतलब है। हमें एसेट क्लास से इतना प्यार नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन से प्यार है। तो हम उस डेस्टिनेशन पे कैसे जल्दी, अगर 10 साल दूर डेस्टिनेशन का पैसा मैं 8 साल में ही बना लेता हूँ, तो फिर उस 8 साल के पैसे में 8 साल में एक्यूमुलेट किया हुआ पैसा अलग करके सेव कर दीजिए और आप एंजॉय करिए लाइफ को। उसके बाद आप अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दीजिए, यू कैन स्प्लर्ज दैट मनी। तो वी हैव टू फोकस ऑन रीचिंग अ माइलस्टोन। कौन सा एसेट क्लास हमें वहाँ लेके जा रहा है और किस तरह का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हमें उस में मदद कर रहा है, वो हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या जैसे आपकी गोल्ड एंड सिल्वर की रिकमेंडेशन चेंज होती है, वैसे ही क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की भी डेफिनेशन क्या चेंज होती है? ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि जो हमारे जेनजी है उनके अंदर पेशेंस बड़ा कम है, उनको 10 साल में अमीर नहीं होना है, उनको तो अगले 2 साल 3 साल 4 साल में होता है। वो आप जब उन्हें सलाह दें तो वो पलट के कह देते हैं कि तुम्हारी तरह थोड़ी हम बुढ़ापे में अमीर बनेंगे, या तुम्हारी तरह हमने थोड़ी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान की हुई है, हमारी तो रिटायरमेंट भी अर्ली वाली है। तो क्या वो जो ये वाला जो हॉरिजन है उसमें भी क्या कुछ चेंजेस हो जाता है, उसकी डेफिनेशन बदल जाती तो है? इसका आंसर सिंपल है। आपको कैसे लगता है कि रिटायरमेंट अर्ली वाली है? 2 साल में आप रिटायर हो जाएंगे, आपको कैसे पता कि आप पोर्टफोलियो आपका उतना अमाउंट के लिए तैयार है? तो सबसे पहले तो उनको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज करनी है कि अगर आज मेरा खर्चा 1 लाख रुपए महीना है तो मुझे, और मेरी उम्र 26 साल है और मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल है, तो मेरा पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए कि वो मुझे इंटरेस्ट से मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर करे? तो पहले तो उनको रिटायरमेंट प्लानिंग की एक्सरसाइज करनी है। और 2 साल में ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जो उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है? देखिए, जेनजी में जो क्विक रिटर्न का एक इंक्लिनेशन है वो उस वजह से भी है शालिनी कि दे आर कमिंग फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। उनके पेरेंट्स ने उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी है। शायद उनके पेरेंट्स ने उनको ये भी बोला है कि बेटा हमारा घर तुम्हें मिल जाएगा, हाँ। तो तुम्हें घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। शायद वो पेरेंट्स जो हैं कि बेटा हमारे बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, आपको ही रन करना है, उनको वो भी बना हुआ मिल गया। तो ये वाली जनरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग मिली है, और ये वाली जनरेशन कंज्यूमरिज्म से भी थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड है। इनको फिनफ्लुएंसर्स की एडवाइस पसंद आती है, क्विक रिटर्न्स पसंद आते हैं। आई थिंक ये इनकी इंडिविजुअल जर्नी है, और जिसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी होगी वो अपने आप कंजर्वेटिव हो जाएगा। जिसके पास फिनेंशियल बैकिंग स्ट्रांग होगी वो हमेशा रिस्की रिटर्न्स के पीछे जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो मुझे हाई रिटर्न अपील करता है। तो हर केस को हमें इस नज़रिए से एवैल्यूएट करना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है या उनका बैकग्राउंड कितना वीक है, और क्या वो प्रैक्टिकली रियली रिटायर हो सकते हैं 2 साल में। मेरे ख्याल से कोई 2 साल में रिटायर नहीं हो सकता अनलेस उनको कोई विंडफॉल गेन इनहेरिटेंस से मिले, या कोई स्टॉक ऑप्शन से मिल जाए, या कुछ और ज़रिए से मिल जाए। क्या जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जेनजी का पोर्टफोलियो अलग तरह से बनता है, और क्या मिलेनियल्स का पोर्टफोलियो क्या अलग ढंग से बनता है? मेरी क्योंकि व्यूअरशिप जेनजी और मिलेनियल में बिल्कुल इक्वल है, मैं कतई नहीं कह सकती कि मिलेनियल मेरा ज़्यादा देखते हैं पॉडकास्ट, जेनजी कम देखते हैं। तो ये दोनों ही क्योंकि इस समय आपको देख रहे हैं, तो इनका क्या पोर्टफोलियो अलग अलग ढंग से बनता है? देखिए, इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि जेनजी की longevity of engagement with a financial advisor like me ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके गोल्स चेंज हो जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल देके आप बताइए ना। आईफोन है मेरे पास, मैं जेनजी हूँ, अब मुझे नेक्स्ट ईयर आईफोन 17 लेना है।
प्लान नहीं, एडहॉक। मुझे लेटेस्ट गैजेट चाहिए, मुझे मैकबुक चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। और वो लोन्स भी ले लेते हैं। वो जो बाय नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट है वो उनको बड़ा अपीलिंग लगता है। तो दे आर मोर इन एक्सपीरियंसेस, इंडल्जेंस। उनको अगर बजट नहीं है फिर भी वो फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे। क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड है, बाद में दे देंगे। तो जेंसी और वो बिहेवियर कहाँ से आया है? मोस्ट लाइकली वो उस ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। उनको पैसे बोरो करने में भी कभी हेजिटेशन नहीं होती। फादर से ले लेंगे, मदर से ले लेंगे, या जॉब अच्छी होगी तो स्पेंड कर लेंगे। दे आर मोर इनटू स्पेंडिंग मनी फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, इंडल्जिंग इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। अब उनके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा थम जाएं, थोड़ा डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हो जाएं। हम आपकी प्रेजेंट लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहते। हम बस ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस रखें। X% ऑफ योर सैलरी शुड बी इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी आप सेव कीजिए या स्पेंड कीजिए, और अपने गोल्स पे प्रायोरिटी रखिए कि गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है। वैसे वो शादी करने वाली जनरेशन मुझे दिखती भी नहीं है। They are more into having situationships rather than relationships. So it's a different category of people, and it's fun to work with every category of people. Millennials थोड़े steady होते हैं। Millennials वो होते हैं जिन्होंने loans भी लिए होते हैं, वो loans भी pay करते हैं। Millennials ने financial meltdown देखा है, तो उन्होंने वहाँ से lessons सीखे हैं। I remember lot of people जिन्होंने 2008 में graduate किया था, उनको jobs नहीं लगी थी 2010 तक, तो उन्होंने तभी पैसे की अहमियत समझ ली थी, और उन्होंने इन्वेस्टिंग की भी अहमियत समझ ली थी, क्योंकि उनको लोन्स पे बैक करने थे। उसके बाद जो सेविंग्स हुई उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो मिलेनियल भी इंडल्ज करते हैं, वो ट्रैवल बहुत लाइक करते हैं। शायद वो घर नहीं खरीदना चाहते, वो कहते हैं हमें मोबिलिटी ज़्यादा पसंद है, हम कभी बैंगलोर में रह लें, कभी गोवा में रह लें, कभी यूरोप में जाके रह लें, अगर हमारा जॉब अलाउ करता है। तो जो ये वाली दोनों जनरेशन है, इनको मोबिलिटी पसंद है, जेन जी और मिलेनियल्स। Millennials are more stable savers and investors. Gen Z are more regular spenders and less of a savers. इसका मतलब जेन जी हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। वो क्योंकि स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल, उसकी बड़ी ज़रूरत है हमें बिल्कुल, इस वक्त। लेकिन मुझे ऑनेस्टली आप एक चीज़ बताएं कि क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो गाड़ी के लिए भी गोल सेट करें? क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि 3 साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है, तो मैंने उसका भी गोल सेट किया है। फिर 10 साल बाद कोई चीज़ होनी है तो उसका भी गोल सेट किया है। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानती हूँ, उन्हें 10 लाख की गाड़ी लेनी है और 2 लाख डाउन पेमेंट का पैसा आ गया तो जाके खरीद लिया, और बाकी आप EMI देते रहेंगे। मैंने शादियों पे ये देखा है, क्योंकि 5 लाख 6 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलना अब बहुत आसान सी चीज़ है। आपने 2 या 3 क्रेडिट कार्ड ले लिया, और जिस दिन आपकी शादी ख़त्म होती है और आप घूम के आते हैं, उस दिन आपके ऊपर अच्छा खासा कर्ज होता है, और आप ये सोचते हैं कि मैं भी उसको चुका लूँगा। अब शादियाँ भी ऐसी ही हो रही हैं, अब गाड़ियाँ भी ऐसी ही खरीदी जा रही हैं, अब घर भी ऐसे ही खरीदे जा रहे हैं। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो इसके लिए बाकायदा आ रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग पे टिके रह रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक हम्बल बैकग्राउंड से है। वो हमेशा प्लान करके चलते हैं, क्योंकि उनके जहन में सरप्लस या अबंडेंस है ही नहीं। उनको लगता है हर चीज़ मेहनत करके मिलेगी, तो वो एंड स्लो एंड स्टडी तरीके से चलेंगे। अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को लोन पे बैक करते वक्त हार्डशिप में देखा है, तो वो लोन लेने से डरेंगे। लोन लेना भी एक बिहेवियर है। वो बिहेवियर आपके बिलीफ से बनता है, और वो बिलीफ आपके एक्सपीरियंस से बनता है। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स को लोन को लेके इजीली पे बैक करते हुए देखा, तो आपको लगेगा लोन तो एक लेवरेज है, एक कन्वीनियंस है, मैं भी ले सकती हूँ। लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स को लोन लेके पे बैक करते हुए एक डिफ़िकल्ट फेज से देखा है, तो आप लोन से डरेंगे कि कहीं मेरे साथ भी वो ना हो जाए जो उनके साथ हुआ था। तो ये वाली जो जनरेशन है, जो अपने जॉब को लेके बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, और उनको लगता है कि यार अभी तो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो ताकि मेमोरेबल रहे। शादी बार बार होगी नहीं, लेट्स हैव अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। हनीमून बार बार जाएंगे नहीं, लेट्स हैव अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। गाड़ी बार बार खरीदेंगे नहीं, लेट्स हैव अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। EMI देने की कैपेसिटी है तो लोन ले लेते हैं। सरप्लस मनी नहीं है
तो वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर जॉब हैं, वो लोन ले लेते हैं और ईएमआई से अपना लोन पे ऑफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको मैं यही बोलता हूँ कि देखो, डिप्रिशिएटिंग एसेट पे लोन मत लो, एप्रिशिएटिंग एसेट पे लोन इज़ हेल्दी, फाइनेंशियली हेल्दी। घर खरीद सकते हो, घर वो खरीदना नहीं चाहते क्योंकि उनको मोबिलिटी पसंद है, उनको एडवेंचर चाहिए, उनको ड्राइविंग का फन चाहिए, प्लेजर चाहिए, तो इट्स ओके, दे शुड एन्जॉय देयर लाइफ। वी कैन ओनली गिव देम सजेशंस एंड गाइडेंस, बाकी वो कितना उसको अमल करते हैं वो उनके ऊपर है। वी जस्ट नीड टू बी अराउंड एंड सपोर्ट देम wherever we can. क्योंकि आपने भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत तारीफ की है बीते वक्त में, हमने जितनी बात की है उसमें, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपका कोई फेवरेट सेक्टर भी है अगले 2 से 3 से 4 साल के लिए, ताकि मैं बाकी जगह ध्यान ना लगाऊं और उन सेक्टर में ही ढूंढने की कोशिश करूं कि मुझे कहाँ हाई रिटर्न मिल पाएगा। अगले 2, 3, 4 सालों में आपको वो कौन से सेक्टर्स हैं जो लग रहा है कि बड़ा शानदार करने वाले हैं, पहली चीज़। और अगर उसमें भी कोई आप हमें टॉपिक आपका बता सके तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये सारे सवाल आरओआई हंटिंग के लिए हो रहे हैं कि हम कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। हाँ, सब मैं अपने व्यूवर की साइड हूँ ना सर, मैं तो बिल्कुल उनका फायदा चाहती हूँ। बिल्कुल समझ गया। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमेशा एक रोबस्ट सेक्टर रहा है। आप अगर निफ्टी इंडेक्स में भी जाएंगे, 26% ऑफ द इंडेक्स इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा सेक्टर है, इट्स द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आईटी ट्रांजिशन से गुजर रहा है एआई की वजह से। आईटी तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, वी हैव टू हैव टेक्नोलॉजी टू ग्रो। तो आईटी हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, फार्मा एंड हेल्थ केयर। देखिए, जिस तरह से हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हम लोगों को अब लग रहे हैं, और जिस तरह से हमारा वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो हाई रिस्क जॉब्स लेके बैठे हुए हैं, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू हैव हेल्थ क्राइसिस। जो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में है, जो ऐसा मुझे किसी एक फंड मैनेजर ने बोला कि ग्लोबली द नंबर ऑफ डॉक्टर्स दैट वी हैव अक्रॉस द ग्लोब, 1/3 आर इंडियंस। राइट। तो मुझे लगता है मेडिकल एंड फार्मा में और हेल्थ केयर में एक अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है, और वो बना रहेगा, स्टडी रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी अच्छा है, रियल एस्टेट हो रहा है इतना अच्छा, तो रियल एस्टेट में जो सामान की ज़रूरत है वो सेक्टर बहुत अच्छा है। तो ये 4-5 सेक्टर, क्योंकि हम ग्रो करेंगे ना, तो इन सेक्टर्स में डिमांड बनी रहेगी। टेक्नोलॉजी की डिमांड हमेशा रहेगी, बैंकिंग की डिमांड हमेशा रहेगी, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में जो आपको मटेरियल चाहिए उसकी डिमांड हमेशा रहेगी, कैपिटल गुड्स में डिमांड रहेगी, हेल्थ केयर फार्मा में डिमांड रहेगी। ये 4-5 सेक्टर में अगर आप पैसा लगा के रखें, आई एम श्योर स्टेडी रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं मिलेगी। और कुछ ना समझ में आए तो इंडेक्स खरीदिए, लार्ज कैप इंडेक्स है। और रिस्क लेना है तो फैक्टर इन्वेस्टिंग कीजिए, निफ्टी 500 वैल्यू 50 एक इंडेक्स है, उसमें लगाइए। निफ्टी 150 मिड कैप वैल्यू इंडेक्स है, उसमें लगाइए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। किसी एक सेक्टर और थीम पे फोकस करने के बजाय आप जनरल इंडेक्स, फैक्टर इन्वेस्टिंग के इंडेक्सेस में पैसा लगाइए। आप उस सेक्टोरल की टाइमिंग से इतना पैसा नहीं बना पाएंगे जितना एक इंडेक्स और पैसिव इन्वेस्टिंग से पैसा बना लेंगे। उनमें भी क्या हमें आपका फेवरेट पता चल सकता है क्या? देखिए, जो मिड कैप में रिस्क ले सकते हैं, तो आप, एक फंड है DSP मिड कैप 150 वैल्यू 50, बहुत अच्छा फंड है। एक ईडलवाइस का फंड है, ईडलवाइस निफ्टी 150 मोमेंटम 50। दोनों फंड की स्ट्रैटेजी अलग है, एक वैल्यू पिक करता है, एक मोमेंटम पिक करता है। मोमेंटम में जब गेन होता है तो ज़बरदस्त होता है, फॉल होता है तो ज़बरदस्त। वैल्यू में गेन्स स्टेडी होते हैं, फॉल कम होते हैं। तो जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आप ये वाले पैसिव फैक्टर इन्वेस्टिंग बेट्स फंड्स खरीद सकते हैं। स्मार्ट बीटा, इनको स्मार्ट बीटा फंड्स बोलते हैं। लो वॉलेटिलिटी एक कैटेगरी है, वैल्यू एक कैटेगरी है, मोमेंटम एक कैटेगरी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक कैटेगरी है, बहुत कुछ है। और मैं हमेशा ये डिस्क्लेमर भी दे देती हूँ कि आपको नाम पता भले चल गए हैं, लेकिन आपको खुद रिसर्च करनी है इसके ऊपर, और ये चेक करना है कि वो आपके लिए मुफीद है या नहीं है। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। और गोल कौन सा है जिसके लिए आप ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस स्टडी करनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका टेम्परामेंट है रिस्क और वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करने का,
वो टेस्ट कीजिए। इसको बोलते हैं रिस्क कैसे प्रोफाइलिंग। कैसे हम टेस्ट कर रिस्क सकते हैं? प्रोफाइलिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चनर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं ना शालिनी, तो अब मैंडेटरी है सेबी के रेगुलेशन से कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको रिस्क प्रोफाइल करना है। रिस्क प्रोफाइल आपको बताएगा कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेटली अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव हैं, बैलेंस्ड इन्वेस्टर हैं, या बहुत कंजर्वेटिव हैं। बेस्ड ऑन कैटेगरी आपको म्यूचुअल फंड्स के सिलेक्शन के ऑप्शंस मिलेंगे और फिर आप उन फंड्स को सिलेक्ट कीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ मिड कैप इंडेक्स में पैसा लगाइए और आपका रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, गारंटीड जब वो इंडेक्स फॉल होगा आप पैसे निकाल लेंगे, आप लॉस बुक करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उस नेगेटिव रिटर्न को देखने के लिए कंडीशनड नहीं है। तो यू हैव टू चेक व्हाट इज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑल्सो। एक एक सवाल जो मैं भी पूछना चाहती हूँ, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इससे परेशान रहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने तो 12% रिटर्न दिया, लेकिन मेरा ही जो सिलेक्शन था वो 6% पे क्यों रुका? ज़्यादातर लोग ये समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड मुझे नॉर्मली मार्केट का जो ओवरऑल रिटर्न है उससे कम या उसके बराबर ही क्यों दे रहा है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हमें तो उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसके पीछे कहाँ पे सिलेक्शन गलत होता है और इसको ठीक करने की फिर क्या टेक्निक है? अगर आप कैटेगरी वाइज फंड स्टडी करें शालिनी, तो आपको हर कैटेगरी में इंडेक्स बीटिंग परफॉर्मेंस के साथ एक्टिव फंड्स मिलेंगे। आप लार्ज कैप फंड चूज़ कीजिए, आपको निफ्टी इंडेक्स को बीट करता हुआ उसमें अल्फा मिलेगा। आप मिड कैप फंड चूज़ कीजिए, उसने मिड कैप इंडेक्स को बीट किया होगा। आप फ्लेक्सी कैप चूज़ कीजिए, उसने भी एक एग्रीगेट इंडेक्स को बीट किया है। तो ये बात गलत है कि हर फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट नहीं करते, तो जो आउट परफॉर्म नहीं कर पाते उसमें से इन्वेस्टर पैसा भी निकाल देता है। यही तो हमारे कंट्री की ओपन एंडेड आर्किटेक्चर का एडवांटेज है। अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आप मेरे फंड से पैसा विड्रॉ कर लोगे। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो आप मेरे फंड में और पैसा ऐड करोगे। ये एक ज़बरदस्त इंट्रिंसिक मोटिवेशन देती है फंड मैनेजर को कि हमें वी हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड वी हैव टू डिलीवर अल्फा, अदरवाइज वी विल लूज इन्वेस्टर्स। तो आपको हमेशा इंडेक्स बीटिंग इन्वेस्टर मिलेंगे। हर कैटेगरी इंडेक्स बीटिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम मिलेगी हर कैटेगरी में। अब अगर इंडेक्स ही डाउन चल, जैसे मिड कैप ने कोई रिटर्न नहीं दिया है एक साल, 1% या 0.75%, स्मॉल कैप तो नेगेटिव में है, लार्ज कैप 5% है। तो अगर इंडेक्स ही नहीं रिटर्न दे रहा तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड भी रिटर्न नहीं देगा, वो उस इंडेक्स से ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन अगर इंडेक्स अच्छा कर रहा है तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। आपको हर कैटेगरी में ये मिल जाएंगे आउट परफॉर्मेंस। बीते 1 से 2 साल में मैंने लोगों को बड़ा अट्रैक्ट होते देखा है प्रॉपर्टी के लिए। स्पेशली मेट्रो सिटीज में तो अब वर्चुअल स्पेस भी बेचने की कोशिश की जा रही है और लोग खरीद रहे हैं अच्छे रिटर्न के लिए। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी में निवेश कितना दिमाग वाला फैसला है, कितने साल में इसमें रिटर्न के बारे में हमें सोचना चाहिए, कितना % रिटर्न के बारे में हमें सोचना चाहिए, एक घर अगर है तो फिर प्रॉपर्टी में निवेश करना है या नहीं करना है? अगर आपका सेल्फ यूज होम है, अब आपके पास सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करने का बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है। व्हाट इज गोइंग टू बी माय रियल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जो रेट ऑफ रिटर्न है माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स दैट यू विल पे ऑन द गेन्स इफ यू सेल इट। अगर ये चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स दैट यू विल पे आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो क्वालिफाई हो गया। तो अब लेट्स से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, एफडी का ऑप्शन है और रियल एस्टेट का ऑप्शन है और गोल्ड का ऑप्शन है। इसमें आप सिंपल सी एक एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न रखिए और वो एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले सकते हैं, जस्ट फॉर डूइंग अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज। पास्ट पीरियड में जितना इन्फ्लेशन है उसका एवरेज इन्फ्लेशन लेके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और तीनों के प्रॉफिट्स में आप कितना टैक्स पे करोगे वो टैक्स निकाल दीजिए। उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर है वो आपका सिलेक्शन है। तो सेल्फ यूज हाउस के बाद आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव।
वेरी ऑब्जेक्टिव कैलकुलेटेड डिसीजन। सिर्फ रियल एस्टेट में क्या होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन जो हिडन वैल्यू होती है वो लोगों को अपील करती है, तो उस वजह से आप तभी इन्वेस्ट करें जब बहुत अच्छा मिले, और रेजिडेंशियल में ही आपको अच्छा जंप मिलता है, लेकिन रेजिडेंशियल में यील्ड बहुत कम होती है, 2 to 3%। तो 2 to 3% अगर रेंट है, इन्फ्लेशन 4% है, तो वो तो वही नेगेटिव हो गया। उसके अलावा टैक्स आप पे करोगे उस रेंट पे, हाँ. उसमें आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, फिर 70% पे आप टैक्स पे करोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो तो वहीं फेल हो गया। तो आपको ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है टू नो द रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर योर सेल्फ यूज हाउस इज परचेज्ड। हाँ, और सेल्फ यूज हाउस घर खरीदना है वो तो खरीदना है, वो तो एक इमोशनल नीड है, रोटी Right. कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। ठीक वो बात तो है। आपकी बात से मुझे एक चीज समझ में आई, जैसे लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में ज्यादातर बवाल होता है, मैं लिटरली ये बात बोलूं, आपने कहा इन्फ्लेशन 4% है। अब लोगों का कहना होता है इनको तो मालूम ही नहीं है इन्फ्लेशन कितना है, कोई कहता है 6%, कोई कहता है 8%, कोई कहता है 6% तो दिखाने की बात है, होता तो 10% है। जहां हम कहते हैं कि आपको 6% इन्फ्लेशन है, 12% रिटर्न मिल रहा है, तो लोग कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कहने के लिए कि ये तो 6% कहाँ से इन्फ्लेशन, ये तो सरकार छुपाने के लिए बता रही है तो असल में 10%। तो आपके हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ तो कितना परसेंट होता है इन्फ्लेशन, हम किसे समझे सही? देखिए, इन्फ्लेशन हमें तो वही डेटा लेना पड़ेगा जो पब्लिक है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एजुकेशन का इन्फ्लेशन बहुत हाई है, 10%। मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत हाई है, ठीक है। अब आपको अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अपील नहीं करता तो आप उसको पैड अप कर दो। वो बोल रहे हैं कि 2.5% की इन्फ्लेशन है। आपको अगर लगता है कि आपको उतनी सस्ती सब्जियां तो नहीं मिल रही, दाल चावल भी उतना सस्ता नहीं मिल रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, तो आप अपनी इन्फ्लेशन ले लीजिए। जितना आपका इन्फ्लेशन का फिगर बड़ा होता जाएगा उतना रियल रेट ऑफ रिटर्न कम होता जाएगा, क्योंकि आपको वो घटाना है ना। हाँ. अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो में 14% है और आपकी इन्फ्लेशन 6% है, तो 14 माइनस 6 8%। 8% पे आप कितना टैक्स दोगे वो भी घटा दो, फिर आपका जो रिटर्न बचा वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमें तो बस रियल रेट ऑफ रिटर्न से सिलेक्शन करनी है, एसेट क्लास से सिलेक्शन नहीं करनी है। और रियल रेट ऑफ रिटर्न का डेटा हमें पास्ट 5 साल के डेटा से लेना है। तो ये एक कैलकुलेशन है जो आपको करके फिर आपको डिसीजन लेने हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि आप जिस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है और आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में वही साइकिल रिपीट होगी सेम प्रॉपर्टी में, तो आप रियल एस्टेट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। हमें तो ROI मैक्सिमाइज करना है, जो रियल ROI है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि हमने ये नई चीज़ आज जानी है कि हम FD का पैसा डेट फंड में डाल सकते हैं। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करके भी बताएं कि उन्होंने अलग अलग स्कीम कितनी ले रखी है जिसमें उनको ये झांसा दिया गया लिटरली कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम, आपको इतना प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट एक्चुअल कितना होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैं उसमें LIC की भी बात करूँगी, LIC की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, बहुत से लोग यूलिप लेते हैं तो मैं उसकी भी बात करूँगी, बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं, वो लेने का उनका मकसद ही सिर्फ यही है कि इसमें तो हमें टैक्स की बचत हो रही है। तो ये जो अलग अलग पॉलिसीज़ है वो चाहे बैंक्स की है या LIC की है या यूलिप हम जो खरीदते हैं, उनकी कितनी जगह पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, इन पॉलिसीज के आप साथ हैं या नहीं? सो आपके सवाल में शुरू में आपने टर्म यूज किया डेट फंड, हाँ. पर आपने जो भी प्रोडक्ट्स कोट किए वो कोई भी डेट फंड नहीं है। नहीं, वो अलग चीज थी, मैंने कहा वो तो हमने आज नई बात जानी। अच्छा, अब ये नई बात हम ये और जानना चाहते हैं देखिए, आपसे। आपने पूछा LIC, आपने पूछा यूलिप, और तीसरा आपने पूछा बैंक प्रोडक्ट्स, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट्स। नहीं, अब अलग अलग बैंक की स्कीम है जिनमें वो ये बोलते हैं ये बच्चे के लिए आप, क्योंकि आपको 10 साल के बाद उसकी एजुकेशन के लिए चाहिए तो हम इतना % आपको रिटर्न देंगे, जो एक्चुअल नहीं होता है। नहीं होता, राइट, बिल्कुल नहीं होता। देखिए, LIC इज एन इंश्योरेंस कंपनी, और मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूँ। दे आर मेंट टू गिव यू इंश्योरेंस, नॉट इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन मनी बैक प्लान करके उनको लॉन्च करना पड़ा क्योंकि लोग इंश्योरेंस के पैसे नहीं देते थे। ये क्या होता है, पैसे दिए और वापस नहीं आए। इंश्योरेंस की एक अपना महत्व है, इंश्योरेंस ज़रूरी है।
जिसका परिवार एक अर्निंग मेंबर पे डिपेंडेंट है, कल को अगर वो नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वो इंश्योरेंस का केस है। इंश्योरेंस का केस बहुत ज़रूरी है फॉर फैमिली हु आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन। लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट्स कंपनी। वो अलग बात है, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स भी अब शुरू कर दिए। तो लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इन एनी फॉर्म ऑन योर लाइफ उस हद तक ज़रूरी है वो जिस हद तक आपकी लाइफ के लॉस को आपके फैमिली को बचा रहा है। वहाँ से आप रिटर्न्स की उम्मीद ना रखें। वहाँ टर्म प्लान खरीदें जहाँ पे आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा अनलेस इंश्योर्ड पर्सन पासेस अवे, तब फैमिली को पैसा मिलेगा। प्रोडक्ट ज़रूरी है, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स बट फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। ओके, अब आते हैं यूलिप्स। व्हाट आर यूलिप्स? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। व्हाट डज इट मीन? यूनिट लिंक्ड मतलब वो इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स खरीदते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट मतलब वो इंश्योरेंस भी देते हैं। तो जिन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगता है, जिनको लगता है कि यार कुछ ऐसी चीज़ हो जो दोनों चीज़ें कवर कर ले, मेरे को ज़्यादा एस्पिरेशन नहीं है, तो वो यूलिप्स खरीद लेते हैं। अब यूलिप्स में अगर आप किसी भी यूलिप का प्रपोजल पढ़ेंगे, क्लियरली लिखा होता है इंडिकेटिव रिटर्न्स, राइट? क्लियरली लिखा होता है हमारा फंड मैनेजमेंट फ़ी इतना होगा, हमारा एक्सपेंस रेशियो इतना होगा, एग्जिट क्लॉज पे इतना पैसा मिलेगा, सरेंडर पे इतना मिलेगा। आपको इन सब चीज़ों का कंपैरिजन प्योर इन्वेस्टमेंट्स और प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट से करना है। जब भी आप कोई एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट चूज़ करेंगे वो आपको एक डाइल्यूटेड बेनिफिट देगा। अगर आप प्योर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सेपरेटली बाय करेंगे, प्योर इन्वेस्टमेंट सेपरेटली बाय करेंगे, दोनों में आपको ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मेरा सजेशन इन्वेस्टर्स को ये रहता है कि आप यूलिप का प्रपोजल पढ़ें, एक्सपेंस रेशियो को म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से कवर करें, इंश्योरेंस को उस इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से कंपेयर करें जो प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा, आपको कहीं सस्ता प्योर इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो डोंट बाय अ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, यूज सेपरेट प्रोडक्ट्स एंड थोड़ा सा एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके आप अपना एक राइट कॉम्बिनेशन चूज़ करें। बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगेन आई विल से कि आप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ें, एग्जिट क्लॉज समझें, रिटर्न्स को समझें, इंडिकेटिव बोल रहे हैं तो किस रेंज में बोल रहे हैं, टैक्सेशन को समझें। जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअल या आपको ऑन मेच्योरिटी जो पैसा मिल रहा है, क्या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है या वो टैक्सेबल है? टैक्सेबल है तो किस रेट पे टैक्सेबल है? और फिर अपनी वही रियल रेट ऑफ रिटर्न वाली गणित करें और फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर। हमने ऐसा सोचा था, मैंने पॉडकास्ट शुरू करने के पहले सोचा था कि एक आध चीज़ है जिस पर मुझे आपसे राय लेनी है, लेकिन मैंने तो गोल्ड से लेके म्यूचुअल फंड से लेके प्रॉपर्टी से लेके आखिर में हमने इंश्योरेंस की बात भी कर ली, इंश्योरेंस, अलग अलग स्कीम्स। मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है। ये पूरा एक खिचड़ी जैसा मेरे पॉडकास्ट आज बनाया है। मेरे व्यूअर्स कमेंट्स करके बताएंगे कि उन्हें कितना पसंद आया, वो कौन सी बातें हैं जो मेरा पूछना रह गया आपसे, वो कौन सा तड़का था जो मैंने नहीं डाला है इस पॉडकास्ट में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे सर से तो वो ज़रूर पूछेंगे। जाते जाते सर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से अगर कोई राय देना चाहें जो मेरे साइड से मिस हो गया, मैंने नहीं पूछा, तो प्लीज़ आप वो व्यूअर्स को बताएं। मेरी राय ये है कि ये जो खिचड़ी आपने अभी पकाई है वो ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा पौष्टिक, नरिशिंग और फुलफिलिंग खिचड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। डिसिप्लिन्ड रहें, फोकस्ड रहें, गोल पे अपना ध्यान रखें, अपने करियर और अपने जॉब पे जो काम आप एंजॉय करते हैं वो कीजिए। पैसा मल्टीप्लाई करने में आप मत बिज़ी होइए, किसी और को वो काम दे दीजिए। अगर आपको मज़ा आता है तो आप कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ द ओनली रेसिपी फॉर वेल्थ। और उसके बाद उस स्टेज पे मैं आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि आप सब उस स्टेज पे जल्दी से जल्दी पहुँचें जहाँ पे पैसा आपके लिए काम करे और आप फ्री हो जाए। वो 40 ईयर एज जो सर ने बताई है वो और कम हो जाए, कर सकते 38 हो जाए, 35 हो जाए, अच्छी से इतना अच्छा जॉब करिए कि आपकी सैलरी इतनी अच्छी हो जाए कि 25 से 35 तक आप वो सारा पैसा बना लें और एंड देन लेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डू द मैजिक। शानदार। और मेरी तरफ से भी इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।